नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात देश भर से जुड़ी खबरों की होगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के बार बार समन भेजे जाने पर आखिरकार सोमवार को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है, पर वो फिर भी जवाब देने को तैयार है। केजरीवाल ने एजेंसी से कहा, मुझे 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जाऊंगा। ईडी ने शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे हैं। हालांकि केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्हें पिछला समन 27 फरवरी को भेजा गया था। एजेंसी ने उन्हें 4 मार्च को पेश होने को कहा था। इससे पहले 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। केजरीवाल के समन पर राजनीति भी हो रही है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी का समन पूरी तरह से अवैध है। सीएम को लगा कि बीजेपी नेता और प्रवक्ता बार बार उन पर जवाब देने का आरोप लगा रहे हैं। जवाब न देने का उन पर लगातार आरोप लग रहा है। वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस व्यक्ति पर शराब घोटाले के मास्टरमाइंड होने का गंभीर आरोप है, वो अब ये तय करेगा कि कब पेश होगा। सामने आती है और वो बातें जो कानून में अनसुनी हो। देखिए, वैसे तो ईडी के सम्मन पूरी तरीके से गैरकानूनी है, कोर्ट में मामला चल रहा है। मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनके प्रवक्ता बार बार कह रहे थे मुख्यमंत्री सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। हम कह रहे थे कि मामला सवालों का नहीं है, मामला ये है कि ईडी मुख्यमंत्री को गैरकानूनी तौर पे गिरफ्तार करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बीच का रास्ता सुझाया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो सवाल ईडी के हैं सवाल पूछ ले, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो आजकल जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वकीलों की बहस हो जाती है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता ईडी को कोई परेशानी होनी चाहिए। हाँ, अगर इनके मन में कोई षड्यंत्र है, कोई दुर्भावना है कि इनको गिरफ्तार ही करना था, तो ज़रूर ईडी किसके लिए बहाने बनाएगी कि नहीं साहब आप आ ही जाइए। फिर ये बात दुनिया के लिए, देश के लिए साफ हो जाएगी। मन में गिरफ्तारी है, सवाल जवाब सिर्फ बहाना है। It is extremely absurd that a person who is facing serious allegations of being the mastermind of the Sharab Ghotala is now going to determine how he will appear, when he will appear, and things which are unheard in law. The fact of the matter is today that the 8th summon has also been skipped by Mr. Kejriwal. The fact of the matter is that if there was nothing to hide, चोर की मूंछ में तिनका नहीं होता, तो Mr. Kejriwal would have appeared before the agency. The fact of the matter is that when Mr. Kejriwal was under the tutelage of Anna Hazare ji, he used to say, "पहले इस्तीफा, then जांच." और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सीधा जुड़ी हुई है हमारे साथ। आयुषी, लगातार एक के बाद एक समन भेजे जा रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। शराब घोटाले का मामला है जिसमें पहले ही उनके मंत्री जेल भी जा चुके हैं, कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये जो समन है, ये जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, सवाल जवाब के लिए कहा जा रहा है, ये सब तो गैर कानूनी है। अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि उन्हें लगा कि नहीं, अब की बार जवाब देना ही पड़ेगा? जी बिल्कुल नितीशा, देखा जाए तो लगातार 8वीं बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार इस समन को गैर कानूनी ठहराते आए हैं। और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने इस 8वें समन पे, जहां उनको आज ईडी के सामने पेश होना था, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आज जवाब दाखिल किया है कि वो ईडी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे, वो भी 12 मार्च के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर ईडी पूछताछ करने के लिए तैयार होती है तो उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। बिल्कुल ये ताजुब की बात है कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शराब घोटाले मामले में उनसे जो भी पूछताछ ईडी करेगी वो जनता के सामने लाइव प्रसारित किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछा जाए। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि
केंद्र सरकार और भाजपा एक्सपोज हो गई है और वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है लोकसभा चुनाव से पहले, जिसकी वजह से गैर कानूनी सम्मन बार बार भेजे जा रहे हैं और इसके आधार पर अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज अभी कहते हुए नजर आए कि वो बीच का रास्ता निकाला है उन्होंने कि वो ईडी पूछताछ करना चाहती है तो अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे, लेकिन वो ईडी दफ्तर ना जाते हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव प्रसारित करते हुए इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो साफ तौर पे नितीशा देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ भाजपा लगातार कह रही है कि ये वही पार्टी है जो कहती थी पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज यही पार्टी पहले जांच में सहयोग नहीं कर रही और इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, इस्तीफा छोड़िए, लाइव प्रसारण करना किसी जांच पड़ताल का, किसी एजेंसी के सवाल जवाब का, अगर सवाल का आप जवाब दे रहे हैं उसको आप लाइव देश को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी लग रहा है एक प्रदेश के सीएम के लिए, एक पार्टी के संयोजक के लिए, जो कि बहरहाल ये जो पूरा मामला है इसमें आखिरकार जवाब तो इन्होंने दिया है, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि 12 तारीख के बाद का समय हमें दीजिए, ठीक है, समय भी आपने मांग लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम पेश होंगे, और साथ में पार्टी के अन्य नेता ये भी कह रहे हैं कि देखिए हो सकता है गिरफ्तार करना चाहते हो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सीबीआई मना कर दे। बात दरअसल यह है, ईडी मना कर दे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ना माने। बात दरअसल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को खुद ही ये डर हो कि ऐन चुनावों के वक्त पार्टी के संयोजक, दिल्ली के सीएम जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं वो वाकई गिरफ्तार ना हो जाए। शायद ये डर ईडी से ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा ये डर और ये सवाल यकीन बनकर आम आदमी पार्टी के दिल में बैठ गया है। बिल्कुल नितीशा, आपने सही कहा। पहले सम्मन से ही आम आदमी पार्टी लगातार ये कहते हुए नजर आई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर पूछताछ के लिए जाते हैं तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे, और आज 8वां सम्मन जिस तरीके से आज उनको पेश होना था 8वें सम्मन पर, आज भी वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो ईडी के दफ्तर जाएंगे तो गिरफ्तारी होना तय है, और उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का हवाला दिया। लेकिन साफ तौर पर ये हास्यास्पद है कि जिस तरीके से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जांच एजेंसी के सामने ये कहीं ना कहीं उदाहरण दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं कि पूछताछ करना है तो सबके सामने कीजिए। हालांकि अगर जांच एजेंसियों की बात कर ले तो उनकी जो भी किसी केस को लेके पूछताछ होती है वो काफ़ी खुफिया होती है। उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो कई कड़ियों को, कई पहलुओं को जोड़ती है, उसके बाद एक पूरा केस कोर्ट के सामने रखा जाता है। लेकिन ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये शर्त रखे हैं कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पूछताछ करनी होगी, तो सवाल ये उठता है कि क्या ईडी इस तरह के किसी दबाव का या इस तरह की किसी शर्त को वो मानेगी। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ नहीं करते हैं, यानी ये भाजपा द्वारा ईडी पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पूछताछ के लिए आए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो साफ तौर पर इस पर राजनीति काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आम आदमी पार्टी सीधे जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी सीधे आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है कि पार्टी भ्रष्ट हो गई है, पार्टी के हर एक नेता कहीं ना कहीं ईडी से भाग रहे हैं और पहले ही 2 नेता जेल जा चुके हैं। तो नितीशा, साफ तौर पे जहां एक तरफ दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम 1 साल से जेल में हैं, संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में हैं, और आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के संयोजक पर बात आती है तो वो इसे गैर कानूनी ठहरा देते हैं, वो इसको निराधार बता देते हैं। उनका साफ कहना है कि इस सम्मन का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल, लगातार तो अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, तो अब ऐसे में ईडी को नोटिस नहीं भेजना चाहिए, उनके नोटिस भेजने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो गैर कानूनी नोटिस हैं। बड़ा सवाल ये भी बनता है, अगर गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी किस बिना पर होगी? आखिर अगर आप निर्दोष हैं तो फिर आपको डर किस बात का है? या तो घोटाला हुआ है या फिर घोटाला नहीं हुआ है, और अगर घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको आंच का डर है, इसीलिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे रास्ते तलाश रहे हैं।
बिल्कुल नितीशा, जो डर है वो स्वाभाविक दिख रहा है। और अगर केस की बात कर लें तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये जो पूरा कथित शराब घोटाला हुआ है, इसमें ईडी जिस ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे से ये तमाम डील्स हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के संयोजक हैं, उनको पता था कि शराब नीति जो बनाई जा रही है उसमें किस तरीके से डील किए जा रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद से डील किए गए हो या दिल्ली के बड़े व्यापारियों से डील किए गए हो, सब उनके समक्ष हुआ है, उनके सामने हुआ है। तो इसी आधार पर ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल का पहलू जानना चाहती थी, उनसे पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन पार्टी के संयोजक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक चाहे वो मनीष सिसोदिया हो जो जेल में है आज इस केस की वजह से, वो भी गैर कानूनी ढंग से हैं, चाहे वो संजय सिंह हो वो भी गैर कानूनी ढंग से हैं, और उन्हें भी सम्मन गैर कानूनी ढंग से भेजा जा रहा है। तो साफ तौर पे जहां एक तरफ कोर्ट में पिछले 1 साल से, इतने लंबे वक्त से हर महीने कहीं ना कहीं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश होते हैं, उनकी याचिकाएं खारिज हो रही है, जमानत याचिकाएं, वहीं अगर मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि ये गैर कानूनी है तो मतलब कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन सही कौन गलत। बिल्कुल। आयुषी, आज का दिन काफी अहम है। एक तो अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, सवालों का जवाब देना था, और वहीं दूसरी तरफ आज बजट भी पेश होना है सरकार का। ये एक बहुत अहम दिन होने वाला था, शायद इसीलिए आज के दिन को अवॉइड किया गया और ये बेहतर समझा गया कि क्यों ना जवाब एक भेज दिया जाए। बिल्कुल नितिशा, आज का दिन बेहद अहम है। राजधानी दिल्ली का बजट पेश होना है और ऐसे में जो कुछ खास बातें हैं वो ये कि अभी तक जो बजट है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम और पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया पेश करते आए थे, लेकिन पहली बार आतिशी बतौर वित्त मंत्री सदन के पटल पर दिल्ली का बजट रखेंगी। और इस बजट में कई ऐसी अहम पहलुएं हैं जो जनता से जुड़ी होंगी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसपोर्टेशन हो, या कच्ची सोसाइटीज़ हो जिनका पुनर्निर्माण करना है। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज का जो बजट है वो पेश किया जा सकता है। और ऐसे में ये भी आपको बता दें कि आतिशी जब बजट पेश करने के लिए विधानसभा के लिए निकलती हैं तो उससे पहले वो मनीष सिसोदिया के घर जाती हैं। अब मनीष सिसोदिया की माता जी के चरण स्पर्श करती हैं, उनकी धर्मपत्नी से मिलती हैं और फिर वो ट्वीट करती हैं कि मनीष सिसोदिया हर बार जब भी दिल्ली के लिए बजट पेश करने गए हैं तो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर गए हैं, और आज मैं पहले उनकी माता का आशीर्वाद ली हूं और अब मैं दिल्ली का बजट पेश करूंगी। तो कहीं ना कहीं जो एक भाव है मनीष सिसोदिया के परिवार को लेकर, वो वक्त वक्त पर आम आदमी पार्टी जताते आई है कि उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, वो अकेली नहीं है, उनके साथ पूरा पार्टी है। और आज एक बार फिर से आतिशी ने अपने इस एक्शन से यही दर्शाया है कि मनीष सिसोदिया भले जेल में हो बट वो पार्टी के लिए बेहद अहम है और दिल्ली के लिए भी वो उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल आयुषी, इस वक्त हम सीधी तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा में इस वक्त आतिशी बजट पेश कर रही हैं, वो संबोधित कर रही हैं। आयुषी, जब हम बजट की बात करते हैं तो कई सुविधाओं की बात आती है। दिल्ली को लेकर पहले ही पूरे देश के राजनीति में भूचाल आ गया था, तमाम पार्टियां ये सवाल करने लगी थी ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ 200 यूनिट तक आप जो है बिजली 200 यूनिट तक फ्री दे दें, और कैसे आप पानी फ्री कर सकते हैं, तमाम सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार 10 सालों से ये करती आई है। सरकार अपने बजट में जो चीज़ें जनता के लिए पेश करती है वो हर बार सुर्खियां बनी है, और इस बार भी यही उम्मीद है क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक 11 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। तो ये पूरी उम्मीद है कि इस बार भी दिल्ली सरकार जो भी बजट पेश करेगी वो जनता के फायदे के लिए ही करेगी। बिल्कुल आयुषी, देखिए एक तरफ लोकसभा चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ 11 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये बजट लोक लुभावन तो होगा ही। आयुषी, दर्शकों के साथ हम भी सुन लेते हैं आतिशी क्या कुछ कह रही है दिल्ली की विधानसभा में। केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में भी समृद्धि लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में राम राज्य के सफर में एक महत्वपूर्ण द्योतक रहा है दिल्ली शहर की समृद्धि। 2014-15 में दिल्ली का जीएसडीपी 4,95,000 करोड़ था और आज 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है और वर्तमान कीमतों पर आज 11,08,000 करोड़। 2014-15 में
दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी और 2023-24 में वर्तमान कीमतों पर 4,62,000 रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 9 सालों में दिल्ली और दिल्ली वासियों की समृद्धि तो बढ़ी ही, साथ ही दिल्ली सरकार की भी समृद्धि बढ़ी है। एक ईमानदार सरकार होने के कारण हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30,940 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 24-25 में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के रूप में मैं 76,000 करोड़ रुपए का बजट आज इस विधानसभा में प्रस्तुत कर रही हूं। देश के इतिहास में शायद ही ऐसी वृद्धि किसी भी और राज्य के बजट में हुई होगी जैसा केजरीवाल सरकार के अंडर हुई है। वर्ष 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, जो एक तरह से किसी भी राज्य के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2014-15 में 7,430 रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में इस साल पूंजीगत व्यय 15,089 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014-15 के दुगने से भी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बढ़ता हुआ बजट दिल्ली की ही समृद्धि का द्योतक है, क्योंकि दिल्ली के 76,000 करोड़ के इस बजट में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में हमें 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहते हैं कि राम राज्य में कोई गरीब नहीं था, हर परिवार समृद्ध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये मानते हैं कि गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया और पिछले 9 सालों में अपने प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। तो आप स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली की सरकारी स्कूल। पीने का पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लासरूम में डेस्क नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। जर्जर टूटी सीलन खाई दीवारों वाले अंधेरे क्लासरूम में ऐसा लगता था कि मानो बच्चों की शिक्षा ही कहीं गुम हो गई। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। ऐसा लगता था कि 3 साल के बच्चे की हाथ की लकीर ही उसका भविष्य तय कर देती। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होता और उसके माता पिता एक महंगे प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस दे पाते तो उसे अच्छी शिक्षा मिलती, उसके बाद वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता और उसके बाद एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी पाता। लेकिन अगर कोई गरीब घर में पैदा होता तो उसके माता पिता को उसे मजबूरी में एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता। शायद वो अपनी स्कूली शिक्षा नहीं पूरी कर पाता। अगर पढ़ाई पूरी हो भी जाती तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना खराब होने की वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। उसे कहीं पे मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी दुकान में छोटे से हेल्पर का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। ऐसे में अध्यक्ष महोदय ये तय था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहेगा। लेकिन ये तो राम राज्य के सपने के बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ। केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का काया पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, जैसे हमारे स्कूल के इन बच्चों ने किया। अध्यक्ष महोदय,
दिल्ली सरकार में रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल में पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का खर्च चलाने में मदद करती थी शिम्पी और आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी अपने स्कूल की शिक्षकों की मदद से और बढ़ते हुए इस पढ़ाई के स्तर की वजह से। तो ये थी दिल्ली की वित्त मंत्री अतिशी जो बजट पेश कर रही थी दिल्ली का और बता रही थी कि राम राज्य की क्या परिकल्पना थी, क्या राम राज्य के तौर पर हम देखते हैं, सुनते हैं। और कुछ इसी तरह की परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल सरकार में दिल्ली में भी बनती नजर आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। भाषण और वोट के बदले रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अपने ही पुराने फैसले को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की बेंच ने यह फैसला किया है। 1998 के पीवी नरसिम्हा केस का फैसला पलट दिया गया है। सांसदों और विधायकों को कानून से संरक्षण नहीं मिलेगा। नोट के बदले वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया है। अगर कोई विधायक या सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट दे तो क्या उस पर मुकदमा चलेगा, या फिर इस तरह के रिश्वत वाले मामले में बतौर जनप्रतिनिधि हासिल प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट होगी। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की है और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि सांसदों और विधायकों को कानून से संरक्षण नहीं मिलेगा। पंकज वानखेड़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज, ये ऐतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पहले आया हुआ था इस मामले में 1998 में 1998 में, और अब 7 जजेस की बेंच ने अपने ही फैसले को पलट दिया है और कह दिया है कि कानून की नज़र में सभी एक हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलने वाला है। अगर आपने रिश्वत ली है, रिश्वत लेके फिर चाहे आप सदन में वोट दे रहे हैं या भाषण ही क्यों नहीं दे रहे हैं, वो रिश्वत ही कहलाएगी। क्या कुछ कहा है अपने वर्डिक्ट में कोर्ट ने, विस्तार से एक बार समझाएं। बिल्कुल, बेशक नितिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने जो सर्वसम्मति से जो 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले के मामले को खारिज कर दिया है, जिसमें सांसदों और विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वत खोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने की छूट दी गई थी। उस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई छूट नहीं होगा और फैसला सुनाया और कहा है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधानसभा में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी या का आरोप, अभियोजन के छूट का दावा नहीं कर सकता। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट के बदले नोट के मामले को लेकर भी अब इस पे अगर कोई करता है तो उस पर एक्शन होगा। और तमाम ऐसी बातें, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तमाम सभी सांसदों और एमएलए के ऊपर आपराधिक जो मुकदमा है वो दायर किया जाएगा अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि हवाला लगातार 1998 के फैसले को, पीवी नरसिम्हा का जो फैसला था उसको हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि सदन में वोट के बदले नोट पर छूट नहीं मिलेगा। ये बड़ी टिप्पणी 7 जजों की बेंच है उसने सुनाई है। बिल्कुल, पिछली बार जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तो कहीं ना कहीं विशेषाधिकार नजर आ रहा था, लेकिन आज जब फैसला सुनाया गया है तो कोर्ट ने पुराना फैसला पूरा पलटते हुए सीजीआई ने कहा कि हम पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत हैं और पिछले फैसले को उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया। पिछले 25 साल में वोट के बदले नोट मामले में सांसदों को मुकदमे से छूट की बात कही गई थी। अब एक सवाल यह भी उठता है कि पिछले 25 सालों में जो छूट दी गई थी, क्या ऐसे तमाम मामलों पर, ऐसे तमाम सांसदों और विधायकों पर क्या अब किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या अब उन मामलों को दोबारा उठाया जा सकता है, कोर्ट में घसीटा जा सकता है ऐसे लोगों को? देखिए नितिशा, कोर्ट पे अनुमान हमेशा ऐसा होता है कि जब नया जजमेंट या नई कानून या नई टिप्पणी जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो रेफरेंस जो भी होता है वो आने वाले अगले केसेस उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। पुराने जो भी केसेस जो डिपोज हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं या चल रहे हैं उस पर मान्य नहीं होते। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में आज 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले को फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सांसद और विधायकों रिश्वत के बदले विधायकी वोट देने कानून कार्रवाई
छूट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये मामला तब आया नीतीशा को समझने के लिए सीता सोरेन बनाम भारत सरकार मामले सुप्रीम कोर्ट जब 7 जजों की बेंच सुनवाई करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के तहत सांसद और विधायकों को हासिल विशेषाधिकार का व्याख्या नहीं करता है। और सीता सोरेन के बनाम जो भारत सरकार का मामला था उसको लेकर फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के फैसले को सुनाने वाले जज डी चंद्रचूड़ ने इसके अलावा जो तमाम जज थे, चाहे जस्टिस एस एस बोपन्ना हो, जस्टिस एस एस सुंदरिया हो, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस जे बी पारीदीवाल है, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर 1993 से लेकर अब तक करीबन 30 बरस चली अदालत कार्रवाई के दौरान एक कॉमन कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा और सुब्बी सोरेन परिवार रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1993 मामले में सीबीआई ने सुब्बी सोरेन को रिश्वत कांड में अपराधी माना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो बयान है उसके तहत में सुनवाई करते हुए बहु सीता सोरेन को जुड़े घूस कांड को लेकर रद्द किया था, उसमें मामला दर्ज नहीं कराया था। तो इस मामले को लेकर अब कहीं न कहीं बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अब कहीं न कहीं तमाम जो एमपी एमएलए से अगर इस तरह की वारदात करते हैं तो अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज उस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब एमपी हो चाहे एमएलए हो, अगर रिश्वत ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं या भाषण, आप कानून की नजर में अपराधी हैं, आप पर कार्रवाई हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक और अहम खबर की कर लेते हैं। कानपुर से यह खबर सामने आ रही है जहां पर तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी हुई है। पिछले 4 दिनों से ये छापेमारी जारी है। 100 करोड़ से ज्यादा के कर चोरी का अनुमान लगाया गया है और अब तक 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। पिछले 4 दिनों से ये छापेमारी जारी है। दरअसल तंबाकू कारोबारी द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें अब तक 5 करोड़ रुपए कैश बरामद कर लिया गया है। तो आयकर विभाग ये छापेमारी कर रहा है, यानी कि इनकम टैक्स विभाग जो है वो ये छापेमारी कर रहा है। इनकम टैक्स के चोरी का मामला बताया जा रहा है। तकरीबन 100 करोड़ की चोरी की गई है, जिसके कारण आयकर विभाग ने ये छापेमारी का कदम उठाया है और बीते 4 दिनों में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा के कर चोरी के मामले में आयकर विभाग द्वारा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद कर लिया गया है। कानपुर की यह खबर है जहां पर तंबाकू कारोबारी के यहां छापेमारी की कार्रवाई आयकर विभाग कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें TV 27 न्यूज के साथ।